जहां पर हमारा आज का डिस्कशन है मेरे दोस्तों टॉर्क एंड मैग्नेटिक मोमेंट पर, जिसके अंदर मैं मेजर चर्चा करूंगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंपल्स। यहाँ पर अपने पास आउटवर्ड करंट आई था, यहाँ पर अपने पास इनवर्ड करंट आई था, और इस पे अपने पास एक बीसी पे करंट फ्लो कर रहा था। ये एबी वाली ब्रांच हो गई, ये अपनी सीडी की ब्रांच हो गई। ऐसे अब मुझे रिलेट करना है, तो मुझे क्या क्या चीजें नोन है? आपने कहा मुझे ये बी नोन है, मुझे ये ए नोन है, मुझे ये फाई नोन है, मुझे ये थीटा 2 नहीं पता है, मुझे ये थीटा 1 नहीं पता। ये क्वेश्चन एक अच्छा है, जिसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टॉर्क का क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? टॉपर बनने की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग इस कंटेंट को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे होंगे और अपने पेन एरिया को धड़ाधड़ किल कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हो ना भाई? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ, तो एक और प्रॉब्लम एरिया, एक और पेन एरिया, इसको लेकर मैं आपके पास आ चुका हूं दोस्तों। मैं हूं शिवेंदु मिश्रा। फिजिक्स के अंदर इस पेन एरिया का काफी बार चर्चा होती है। बच्चे लास्ट मोमेंट पे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब शुरू होता है ना, थोड़ा सही लग रहा होता है, फील्ड कैलकुलेट कर रहा है, फील्ड कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन जब लास्ट आता है जहां मैग्नेटिक मूवमेंट की बात आती है, वहां से थोड़ा दिमाग का ढक्कन घूमना शुरू होता है कि अरे यार अब ये क्या नया आ गया। और फिर जब उसको टॉर्क के साथ अप्लाई करते हैं, फिर अलग अलग सिचुएशंस पे बात होती है कि क्या क्या कहानी बन सकती है, किस किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट की कहानी बनेगी। तो वो सब चर्चाएं जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट को हम रिलेट कर पाएंगे, किस तरीके से उस पर टॉर्क लगा पाएंगे, और उस टॉर्क के क्वेश्चन कैसे हम रोटेशन के साथ लिंक करके पूछे जा सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पूछ दिए जाएं आपसे। तो उनको कैसे एक अच्छी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेके चल सकते हैं। अब इस बार भी जे एडवांस 2024 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क के ऊपर। अब यहां फिनोमिना दो हैं, अभी तो टॉर्क ही पूछा गया है, तो आज इन्हीं फिनोमिना को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें समझनी। तो पहले तो मैं आपके सामने आज एक पूरा ओवरव्यू दूंगा कि बेटा इस पूरे टॉपिक के अंदर, टॉर्क के अंदर, आप मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन की बात कैसे करते हो, बाकी चीजें क्या, ताकि आपके मन में वो बेसिक बेसिक है। क्योंकि यहां पर ना कई बार बच्चों को फंडामेंटल फॉर्मूले में भी कंफ्यूजन आ जाता है। तो वो सब कंफ्यूजन को पहले, पेन को पहले किल करूंगा इन टर्म्स ऑफ थ्योरी माइनर, और उसके बाद हम आपको पास लेकर आएंगे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स। जहां पर हमारा आज का डिस्कशन है मेरे दोस्तों टॉर्क एंड मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैं मेजर चर्चा करूंगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंपल्स, मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, इंपल्सिव फोर्स अगर लग गया तो वो किस तरीके से लगेगा, इंपल्सिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो कैसा फिनोमेना बनेगा, कैसे सर्किट्स बनेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। कंसेप्ट ऑफ प्रिसिएशन की बात होगी विद मैग्नेटिक टॉर्क। अगर टॉर्क मैग्नेटिक लग रहा है तो उस केस में प्रिसिएशन का फिनोमेना किस तरीके से, रोटेशन को कैसे लिंक कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अगर टाउ बराबर एम क्रॉस बी, क्या मैं हर जगह लगा सकता हूं या कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पर मैं लगा पाऊंगा। तो एम क्रॉस बी का एप्लीकेशन कहां है, कहां नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर लूप रखा है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लूप रखा है तो उस पर टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें हम आज चर्चा में लेकर आएंगे। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सभी को देखने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो टॉर्क एंड मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर एक क्विक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है ना? तो ताकि आपके मन में वो सारी बातें आ जाए जो आप लोगों ने पढ़ी। अच्छा, क्या क्या बेसिक पढ़ा है सोचो जरा एक बार। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट को जिस तरीके से एक डाइपोल मूवमेंट था, उसी तरीके से एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। जैसे हमने एक डाइपोल मूवमेंट की बात की, आपने कहा था डाइपोल मूवमेंट होता क्या। मैंने कहा देखो यार, एक डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की। सर क्या जरूरत थी, डाइपोल मूवमेंट क्या मतलब होता है? मैंने कहा देखो, जैसा डाइपोल मूवमेंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोल देते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का बाद नाम दे सकते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या, आपने कहा जैसे देखो, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत करीब रखे जाते हैं तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो जो एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्रभाव होता है। उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग तरीके से पूरे स्पेस में जनरेट होती है, बनाई जा बनती है। हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस भी करते हैं। जब क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को बहुत करीब रखे हैं तो अगर उन्हें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उन पर एक टॉर्क लगता है, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसके करस्पॉन्डिंग उसको आप घुमा सकते हैं। तो आपने कहा कि वो एनर्जी, वो टॉर्क, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस बेसिक
क्वांटिटी से रिलेट होते हैं दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की कि भैया देखो जिस तरीके से हमने समझा था कि एक ये माइनस क्यू है कि ये प्लस क्यू है और इनके बीच की दूरी डी है, तो अगर आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहो तो भी आपको पता है कि यहाँ पर 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब एंड kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, मतलब एवरीथिंग इज डिफाइंड, या आपको डाइपोल मोमेंट या पोटेंशियल डिफाइन करना, एनर्जी डिफाइन करनी है, ईच एंड एवरी फैक्टर जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे थे हर एक में एक चीज आ रही थी दैट इज डिफाइंड एज पी, जिसको हमने नाम दिया था क्यू इंटू डी का। अब चूंकि ये डायरेक्शनल क्वांटिटी थी तो हर जगह दिशा का पॉइंट भी रखना था, तो हमने यहाँ दिशा को डिफाइन किया और बोला कि पी जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहां पर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो हमने पहले भी चर्चा की, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ की हैं। आज उसी चर्चा को हम मैग्नेटिक लेवल पर लेके जा रहे हैं। अब यहां पर तो क्यू और माइनस क्यू को बहुत पास रखा गया था, और ये फिनोमिना जनरली कहां अराइज होता है, याद करो मैंने आपसे बताया था कि इट इज अ रियल फिनोमिना। ये सामान्यतः हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाई पड़ता है जहां पर एक Na प्लस और Cl माइनस है, राइट। ऐसे जहां पर आपके बॉन्ड्स के अंदर कुछ पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट पोलैरिटी Na प्लस और Cl माइनस की फिनोमिना अलग अलग आ जाते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ऐसे केसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ा, प्रभाव को समझा, देखा, और वो किसी मीडियम के अंदर अपना क्या प्रभाव डाल रहे हैं, किसी मीडियम के अंदर उनका डाइलेक्ट्रिक पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, वो सब चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। अब पॉइंट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। आपने कहा सर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट्स की बात की जाए तो फंडामेंटल लेवल पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो दो चीजों का डिफाइन किया जाता है। आपने कहा डिफाइन करेंगे किसका, पहले फंडामेंटल डिफाइन किसका करेंगे। आपने कहा सर यहां पर बात आती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की। तो जब दो, भाई ये अपने मोनोपोल्स हैं, और जब दो पोल एक दूसरे के पास आ जाते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये फिनोमिना दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो अपने पास कोई बार मैग्नेट हो जिसमें एक नॉर्थ यहां होता है साउथ यहां होता है, और या फिर हमारे पास एक लूप। पहली चीज मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन किसका होगा, जिनके पास नॉर्थ और साउथ पोल होंगे उनका होगा। और नॉर्थ और साउथ पोल किसके होते हैं, आपने कहा एक होता है करंट कैरिंग लूप का जिसमें एक आई करंट जा रही है, तो इसकी एक दिशा जो होगी अंदर से बाहर की तरफ आ रही, तो एक नॉर्थ एक साउथ की तरफ बिहेव करता है। जब एक बार मैग्नेट की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। स्मॉल एम इज कंसिडर्ड एज द पोल स्ट्रेंथ, राइट। जैसे यहाँ पे चार्ज होता है वैसे यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होती है। नॉर्थ को हम प्लस एम और इसको माइनस एम की तरह सोच सकते हैं, दिखा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ताकि हमारे सारे फॉर्मूले उसी तरीके से एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं होती बेटा बीच में, यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं आई इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई, आप नंबर ऑफ लूप्स भी कर सकते हैं अगर आपके नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा हैं तो। ये एक लूप का है तो एम आई इंटू ए, ये फॉर सिंगल लूप है बेटा, अगर इसमें मल्टीपल लूप होंगे तो आप उसने का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई इंटू ए ही क्यों आता है, ये जैसे क्यू इंटू डी ही क्यों आया, क्यों आया, because every time when we are calculating the electric field, every time when we are calculating the torque, every time we are calculating the energy, this factor every time is arising. We put up this thing as a dipole moment. At the very same thing, जब मैंने इस पर टॉर्क एप्लीकेशन देखा, लूप पे होने वाले टॉर्क को देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एलिमेंटल लेवल पे हमने उसको कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट किया, तो ऑल द टाइम दिस कांस्टेंट वाज कमिंग, राइट। इसके डेरिवेशन है, प्रूफ्स है, ऐसा कुछ बड़ी बात चीज नहीं है, बट यह सिंपल चीज है कि जैसे आपने इसको यहाँ पर हर जगह किया था उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे मानते हैं। तो यस वी कैन कंसीडर दिस कि ये हमारा एक डाइपोल मूवमेंट होता है। अच्छा, अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल पता है तो मैग्नेटिक डाइपोल का असर बिल्कुल फील्ड लाइन एवरीथिंग इज आइडेंटिकल विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। तो जल्दी से हम यहां पर एक क्विक टास्क कर लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल, ताकि आपके मन में यह बात एक और क्लियर हो जाए। और बहुत तेज इस काम को सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पे कैसे क्वेश्चन जेई पूछ सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। जब हमने एक इसकी बात की थी बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, तो हम सभी को पता है कि हमने देखा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लोग लिख देते हैं 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब इन आर कैप डायरेक्शन, और ई थीटा हम लिख देते हैं kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब इन थीटा कैप डायरेक्शन, राइट। और इसी तरीके से हम इसको एक डाइपोल मोमेंट पी डिफाइन करते हैं। इस पर
यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंडामेंटली डिफाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर नहीं है तो हम मैग्नेटिक पोटेंशियल नाम का कोई शब्द डिफाइन नहीं करते, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वी कैन वेरी सिंपली से मेरे दोस्त, यहाँ पर लगने वाला टॉर्क जो होता है इट इज सिंपली डिफाइंड एज पी क्रॉस ई, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज माइनस का पी डॉट ई, और यहाँ पर हम इनके बीच का जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर पल कांस्टेंट रहेगी। ये एक बेसिक कैलकुलेशन थी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, और चूंकि बेटा हमसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है, हमने हमने एक लूप के कारण, अभी जे एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, हमने लूप के कारण इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर निकाली है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस लूप के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, then I am not able to solve this electric field at this time। तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं तो मुझे इसको एक मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह बिहेव कराना पड़ेगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दैट इज अगेन इज ऑफ टू थिंग, दैट बी आर इज इक्वल्स टू 2m, बेटा m इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मूवमेंट, 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब, और सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना भूल गया, ऐसे लिखता हूं, बी आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, यहां पर क्या था कांस्टेंट के, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन r। एट द सेम टाइम यहां पर b थीटा फैक्टर एक आ जाएगा, दैट इज m, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन r। अब इस हेल्प से आप इस लूप के कारण कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पर भी। आपने कहा सर फिर तो मेरा लिए काम आसान हो गया, तो अगर आप ऐसी बात करो तो मैं यहां पे बता दूंगा, मैं इसकी यहां पे बता सकता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, डाइपोल फिनोमिना एग्जिस्ट तभी करता है जब आप उसको किसी दूर डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। इट बिहेव्स एज अ डाइपोल व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग। तो एक लूप जो है वो एक डाइपोल की तरह तभी बेहतर बिहेव करेगा, रिजल्ट्स तभी प्रॉपर निकल के आते हैं जब आप इससे एक डिस्टेंट पॉइंट पर ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो। तो अगर आप यहां से बात करें तो आप थोड़े डिस्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके बहुत बेहतर निकल के आते हैं। जैसे यहां पे आपसे बात की जाए तो यहां पर आपका जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इन दिस केस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी बी थीटा लाई करेगी, तो एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। यहाँ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ आ जाएगी, इधर देखोगे सॉरी यहाँ देखोगे तो ये बी आर इधर की तरफ आ जाएगा, इधर देखोगे तो बी आर आगे की तरफ आ जाएगा। So you can calculate the magnetic field at all the points along the loops, जो थोड़े डिस्टेंस पर है। इनसाइड द लूप आप बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए वो एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, राइट। वी कैन कैलकुलेट इट आउटसाइड अ डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, क्योंकि डाइपोल का बेसिक अजम्पशन जो हमने लिया था, अगर आपको याद हो, कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन वी कैन डिफाइन दिस टाइप। तो मैग्नेटिक डाइपोल से हमें फायदा क्या मिल गया कि मैं किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड थोड़े आसानी से डिफाइन करने लग गया। तो लूप कंपैरिजन आसान हो गया, लूप के प्लेन में कंपैरिजन आसान हो गया, जो कि जे एडवांस पूछ भी रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, द टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस बी, और ये सब चीजें जो होती है ना, ये दोनों ही फिनोमिना एप्लीकेबल होते हैं ओनली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो आपके ये फिनोमिना वैलिड नहीं होते, यू हैव टू कैलकुलेट इट। फोर्स की बात करते हैं तो हम सभी ने देखा था, मैंने आपको समझाया भी था कि फोर्स की अगर आप बात करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डेल पी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई जे कैप, अरे सॉरी क्या लिख दिया, पी इंटू ई, पी डॉट ई। तो यहाँ पे हम लोग पी डॉट ई के डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से सोचें तो हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच सकते हैं कि एक्स का और वाई का और जेड का। तो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो बेटा, तो हम लोग सिंपल तरीके से लिखा था पी एक्स इंटू डेल ई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस पी वाई इंटू डेल ई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस पी जेड इंटू डेल ई अपॉन डेल जेड के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना है बेटा, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, देखना है,
जानना है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर अभी इसी फोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर फोर्स की बात की जाए इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो वी कैन ऑल्सो वेरी सिंपली डिस्कस इट सिंपली इक्वल टू बी एक्स इंटू एम एक्स इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर जो फोर्स होता है वो आप याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट की दिशा में, मैग्नेटिक मूवमेंट इज द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ आई। तो आई की दिशा की बात नहीं हो रही, मैग्नेटिक मूवमेंट की दिशा की बात हो रही। ये आप दिमाग में रखेंगे हमेशा इस बात को, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि सर फोर्स, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द आई, तो यहाँ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एम बराबर आई इंटू ए, इट इज वेरी सिंपली इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में समझना है, ये के कैप है बेटा। मैंने रेडियल डायरेक्शन के बारे में, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक लेक्चर मेरा देख सकते हैं जिसके अंदर अगर आपको रेडियल डायरेक्शंस की बात की जाए तो उस केस में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या फिनोमेना एग्जिस्ट कर सकता है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वही सेम फिनोमेना लगेगा, तो इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल के लिए, इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स, इस पर बेस्ड मैंने एक लेक्चर आपको पहले ही दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल पेन किलर के अंदर। वही सेम चीज यहां पर है, आप इजिली सारी चीजों को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप उसको डिटेल, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम अब इस पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास और भी आगे की चीजें हैं जो हमको आपको समझानी है। तो ये तो हो गई बेटा बेसिक चीजें जो हमने आपको यहाँ समझा दी, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। अब एम क्रॉस बी अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो कैसे करेंगे, उसकी बात तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं इंपल्स के बारे में, फोर्स के बारे में, वो किस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे और क्या क्या चीजें बनेंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक बेसिक पॉइंट से जिस पर जेई एडवांस ने बात की थी। तो इरोडोव प्लस जेई एडवांस का एक प्यारा सा क्वेश्चन है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे जो डेवलप हुआ था। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को लगभग आप सभी लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन यहां से मैं कुछ वो बातें आपको समझाऊंगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई पढ़ाने के लिए कोई नई चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं क्या वो इस लेवल पर पढ़ पा रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई चैलेंज ना आए। और यहां से मैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं समझाता हूं। पहले यहां पर मेरे पास ये एक तीन, ठीक है ना, आपसे बोला कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये इस तरीके से घूम सकता है आगे पीछे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर एक करंट आई फ्लो कर सकती है। अब आई जब फ्लो करेगी और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्ट इन दिस रीजन बी। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आई कैन डिफाइन दिस डायरेक्शन एक्स एक्स, this direction as x, this direction as y and this direction as z। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इन द y डायरेक्शन, दैट इज b बराबर b नॉट y कैप या j कैप, कुछ भी समझ सकते हैं। करंट यहां से फ्लो कर रहा है। अब यहां पे मैं क्या क्या चीजें चेंज करूंगा वो समझना। इसके अंदर हमारी चर्चा होने वाली है पहली दो। अगर मैं यहां पर इसी सिचुएशन में, अगर मैं इसी सिचुएशन में यहां पर पहले एक बैटरी लगा दूं, let us assume that I applied a battery over here, certain E certain R। in this case मैं आपसे पूछता find maximum deviation after switch is closed। स्विच मतलब बैटरी को लगाने का ना। इक्विलिब्रियम डेविएशन। अब जेई ने इस क्वेश्चन में ये चीज बहुत प्रॉपरली क्लियर करके नहीं लिखी थी। दोनों चीजें
और ये बात कई लोगों को याद भी होगी, मैं बच्चे को बोलता रहता हूँ कि सर इक्विलिब्रियम का डेविएशन और जो मैक्सिमम डेविएशन होता है उसके बीच में कुछ सर्टेन रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एंगुलर एसएचएम में भी आपने देखा होगा कि अचानक से आपको, अब यहाँ पर पहले फिनोमिना की बात करें तो फोर्स कैसे लगेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा और वो किस तरीके से टॉर्क पर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इन दिस केस सबसे सिंपलिस्टिक चीज जो निकल के आती है, इसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटीज आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट इधर की तरफ जाता तो इस पर लगने वाला फोर्स F बाहर की तरफ होता, दैट इज इक्वल टू IBL। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इस पर फोर्स, तो आपने कहा सर इस पर फोर्स तो जीरो होता, और मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, मास ऑफ ईच वायर इज M। टोटल 3 वायर है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, AB BC एंड CD, इसकी लेंथ भी L है, ये लेंथ भी आपको L दी गई है, और ये लेंथ भी आपको L दी गई है, ठीक है ना। लेंथ सभी की L है और सभी का मास जो है वो M के बराबर है, AB BC एंड CD। आपसे पूछा गया क्या मैक्सिमम डेविएशन होगा, आपसे पूछा गया क्या कहानी होगी, तो बेसिक्स है, जल्दी से आगे शुरू करते खत्म करेंगे। तो आपने कहा सर देखो सबसे पहले फोर्स ऑन AB वायर जो जीरो हो जाएगा, फोर्स ऑन AB इज जीरो एंड फोर्स ऑन CD इज जीरो। क्या ये हमेशा जीरो रहेगा, आपने कहा नहीं सर इनिशियली जीरो है। तो आपने कहा सर इनिशियल से क्या लेना देना, हमको तो आगे तक का पूरा सोच के चलना है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो गुरु, तो अब बात सही कह रहे हो तो आगे की कहानी बनाते हैं। तो आपने कहा सर देखो सबसे पहले तो यहां से एक आप कुछ इस तरीके से एक इसकी लेंथ आगे बना लेते हैं, फिर ये लेंथ कुछ इधर चली जाएगी और फिर ये वायर कुछ ऐसे बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा यार जब ये इधर की तरफ थोड़ा सा इसको और लंबा कर लें, ठीक है, थोड़ा भावना समझेंगे। तो जब यहां से ये किसी एंगल थीटा मूव करेगा तो अब करंट कुछ ऐसी हो जाएगी, और इस पर करंट, सॉरी, यहां करंट कुछ ऐसी आ जाएगी, यहां पे करंट कुछ ऐसी होगी, यहां पे करंट कुछ इस तरीके से होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात। मैंने कहा अब लगने वाले फोर्सेस के बारे में जरा सोचो। तो आपने कहा कि देखो सर यहां पर अगर मैं बात करता हूं इन दिस सिचुएशन जहां पर ये 3 वायर में एक आई करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ अ बैटरी, और ये बैटरी जो है ये इन प्लेन पीछे की तरफ लगा दी गई है। बैटरी का इंपैक्ट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें इन वायर पे लगना टॉर्क की बात करनी है, ये आज फिक्स एंड से जुड़ी हुई बैटरी है, तो इसका टॉर्क इसको अप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये तीन जो वायर है, ये वायर फ्रेम जो है 3 वायर का, ये इसी पे हमें चर्चा करनी पूरी की पूरी। कहानी क्या बनी, आपने कहा सर फोर्स लगेगा, टॉर्क ऊपर की तरफ आएगा, तो सर इन दोनों पे टॉर्क, आपने कहा सर देखो इन पर टॉर्क की अगर मैं बात करता तो यहां पर अगर मैं सोचूं तो मैग्नेटिक फील्ड बी ऊपर की तरफ और आई ऐसे, तो लगने वाले फोर्स की दिशा, तो आपने कहा लगने वाला फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड या करंट का जो अलोंग वेक्टर होगा उससे तो कोई लेना देना ही नहीं, और जो फैक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आपने कहा देखो सर अगर मैं यहां पे बात करता तो या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के 2 फैक्टर डिफाइन कर दूं, एक भी इधर की तरफ और एक भी इधर की तरफ। तो अगर मैं किसी एंगल थीटा की बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, जरा ध्यान से समझना। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू समझाता हूं। तो आपने कहा कि सर जब ये वायर ऐसे जा रहा होगा तो इस पर लगने वाले फोर्स की बस चर्चा मैं कर दे रहा हूं ताकि आपके मन में फटाफट कैलकुलेशंस बन जाएं। ये है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर यहां पर करंट अगर नीचे की तरफ आ रही, आई ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बी ऊपर की तरफ है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये आईडीएल क्रॉस बी बनता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करता तो क्रॉस प्रोडक्ट की करस्पॉन्डिंग आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट से अगर आप सोचोगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है, इजी रहता है चीजों को समझना, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, बी थीटा है तो बी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर फील्ड होगी दैट कैन ओनली अप्लाई द फोर्स। जब मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आई और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आइडियल क्रॉस बी के केस में जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स जो होता है दैट इज आइडियल क्रॉस बी, तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। फोर्स की दिशा क्या, आपने कहा नीचे की तरफ होगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो आपने कहा सर फोर्स इसमें आउटवर्ड लगेगा और इस पर फोर्स जरा आउटवर्ड लग जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहां से देखेंगे तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है बी साइन थीटा का जो फैक्टर है, अगर वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे गया, ये फील आ रहा है बेटा सभी को, अगर मैं यहां से देख रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर बी ऊपर की तरफ है, तो बी साइन थीटा फैक्टर इधर की तरफ है, आई नीचे की तरफ आ गया, तो आइडियल क्रॉस बी मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो सोचो यहां पर लगने वाला फोर्स आउट ऑफ द प्लेन आया कि नहीं आया, मतलब फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा, तो इन पर आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा ऐसे झटका। तो आपने कहा कि सर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं देन आई कैन वेरी सिंपली से
दैट फोर्स दैट इज आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फोर्स इसको एक्सपेंड कर सकता है, बट इसका टॉर्क नहीं होगा। और टी बराबर 0 पर तो ये फोर्स 0 ही रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पैरेलल थे, ऑलमोस्ट मतलब पैरेलल ही थे। आपने कहा ठीक बात। तो मैंने कहा जो टॉर्क लग रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बीसी वायर। तो अगर मैं टॉर्क ऑन लूप की बात करता या टॉर्क ऑन वायर की बात करता, तो आप बोलते कि सर टॉर्क ऑन वायर इज ओनली ड्यू टू टॉर्क ऑफ बीसी। इन दोनों का टॉर्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, आपने कहा जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है तो उसका टॉर्क नहीं लगता है। राइट, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा टॉर्क लगाए, ये जरूरी नहीं है। आगे इस चीज के बारे में बहुत चर्चा करूंगा मैं भी। ये बात समझना, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो उसका कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला। क्यों? और ये बात हमेशा याद रख लो, अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लग रहा है तो उसका टॉर्क 0 होता है। तो टॉर्क ओनली बिकॉज ऑफ बीसी, तो आपने कहा कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो गया आई बी इंटू एल इंटू, सर अब इसके टॉर्क की बात करेंगे तो ये फैक्टर इस एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर दूरी बनेगी। तो आपने कहा कि सर यहां पर एक फोर्स लग रहा है एफ बराबर आई बी इंटू एल। तो अगर मैं इसके बाद दूरी की बात करता तो ये दूरी कितनी होती है? आप बोलते हैं एल कॉस थीटा। फोर्स का फैक्टर यहां से आता इंटू एल कॉस थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे लीवर आर्म। तो टॉर्क ऑफ वायर एक ये बन गया। तो टॉर्क ऑफ ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब टॉर्क ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। अब ग्रेविटी कहां कहां लग रही है? आपने कहा सर देखो, एक तो इसका मास है, एक इसका मास है, एक इसका मास है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां बना दो जरा एक बार फटाफट। 1 mg इसका ऐसे लगेगा, 1 mg इसका ऐसे लगेगा, और 1 mg इसका जमीन की तरफ लग रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा इसको टॉर्क कैसे देखना? मैंने कुछ नहीं, साइड व्यू देखो हमेशा। साइड व्यू जैसे देखोगे तो ये एक व्यू बन गया, यहां से ऐसे देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा थीटा एंगल आगे गया। अब 2 mg तो मुझे एक ही लाइन में दिखाई पड़ गए, ये दोनों वायर का, पहले का और दूसरे का। ये mg मैंने ऐसे बना दिया, और एक जो नीचे वाले का है वो mg इधर लग गया। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो ग्रेविटी के अगर इन 2 mg का टॉर्क देखते तो ये कितनी दूरी पर आता? आपने कहा सर ये दूरी यहां से, क्योंकि ये l/2 पर होता तो l/2 साइन थीटा, और ये कितना आता? आप बोलते हैं l साइन थीटा। तो आप बोल सकते थे इट इज सिंपली इक्वल टू 2 mg इंटू l/2 साइन थीटा प्लस mg इंटू l साइन थीटा। और ये दोनों टॉर्क जो लगते हैं यहां पर बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो वी कैन वेरी सिंपली से, अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है mg l साइन थीटा, और ये हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2 mg इंटू l साइन। ये आ गया टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। करेक्ट है पॉइंट इन दोनों का जुड़ के? ठीक है। अब ग्रेविटी का टॉर्क कैसा है? आपने कहा ग्रेविटी इसको इधर घुमा रही है, मतलब अगर मैं देखूंगा तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ आ रहा है, और टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता तो नेट टॉर्क की बात आ जाती। तो आपने बोला टाउ नेट कितना आता था? तो आप बोलते टाउ नेट हो जाता टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, आई बी इंटू एल स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2 mg इंटू एल साइन थीटा। अब यही टॉर्क लगेगा। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जहां दोनों होंगे टॉर्क को इक्वेट कर देंगे। तो अगर मैं एट इक्विलिब्रियम बात करता, अच्छा यहां पर आप इसको एक लूप की तरह भी देख सकते थे, मैंने तो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से बनाया, आप इसको एक लूप की तरह बना देते तो भी कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि आई बी और उसका जो एल स्क्वायर होता, आई इंटू एल स्क्वायर इज नथिंग बट सिंपली द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट लूप। तो उस तरीके से सोच सकते थे। तो आपने इक्विलिब्रियम की बात की, तो आपने कहा आई बी इंटू एल स्क्वायर कॉस थीटा इट शुड बी इक्वल टू 2 mg एल साइन थीटा। तो बोल सकता हूं दैट tan थीटा इज सिंपली इक्वल टू आई बी एल अपॉन 2 mg। ये आ गया एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अगर आपने कहा इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम डेविएशन निकालने के लिए हमारा फंडामेंटल रूल होता था कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर देते हैं, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स आपको एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन कई बार बहुत प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती है, या आपको नहीं आइडिया लगता है कितनी एनर्जी हम लोग इसकी बोले। तो अगर आप एनर्जी से नहीं देख रहे तो मैं आपको फंडामेंटल लेवल पर भी दिखा देता हूं, ताकि आपके उन्हें वो चीज बहुत क्लियर हो जाए। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो वी कैन वेरी सिंपली से टाउ नेट बराबर क्या होगा? आई इंटू अल्फा, और आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको भी आई की तरह लिख देता हूं,
इंटू अल्फा की बात करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, सिंपल तरीके से सोच सकते हैं। और आई बी एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस 2 mg l साइन थीटा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे पता है कि अगर जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पर होगा, तो अगर हमने यहां से इसको छोड़ा था और ये यहां जा रहा है, तो थीटा मैक्स पर मतलब तो ओमेगा बराबर 0 होगा, तो यहां पर भी ओमेगा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहां से उसने शुरू किया था फोर्स लगना और यहां से ओमेगा गेन करेगा। तो थीटा इक्विलिब्रियम जब बीच में आता है तो वहां पर आपका ओमेगा जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसी तरीके से ये लूप ऑसिलेट कर सकता है। इसी तरीके की अपनी बातें इनसे पूछी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात की जा सकती है, जहां पर एमजीएल साइन थीटा की बात आ सकती है। तो ये सब सेकेंडरी यूनिट्स हैं, लेकिन पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा इट शुड बी इक्वल टू आई बी एल स्क्वायर कॉस थीटा डॉट डी थीटा माइनस 2 mg l साइन थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं आई के साथ, तो ओमेगा 0 से 0 के इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इट इज अगेन फ्रॉम कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 था और यहां पर भी 0 था, और 0 से किसी थीटा मैक्स की बात हम कर रहे हैं, 0 से थीटा मैक्स की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो वी कैन वेरी सिंपली से दिस इज आई बी एल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इट इज सिंपल साइन थीटा। तो साइन थीटा इट इज 0 टू थीटा मैक्स माइनस 2 mg l इंटू साइन थीटा थीटा, आपने कहा माइनस का कॉस थीटा, इट्स सिंपली डिफाइंड एज 0 से थीटा मैक्स। तो आपने कहा कि सर अगर ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो वी कैन वेरी सिंपली से ये तो साइन थीटा बन गया, तो आई बी एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा मैक्स माइनस 2 mg l, वन माइनस माइनस साइन है, वन माइनस हो जाएगा, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा मैक्स। वन माइनस कॉस थीटा मैक्स को अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा m बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा m बाई 2। इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ बेटा। जैसे आप इक्वेट करेंगे, अगेन द सिचुएशन ऑफ tan थीटा मैक्स, क्योंकि अब बेटा यहां पर tan थीटा मैक्स बाई 2 इट्स सिंपली डिफाइंड एज द रिलेशन विल बी अगेन सेम, दैट इज आई बी एल अपॉन 2 mg। लेकिन अब ये किसका आया, tan थीटा मैक्स बाई 2 का, मतलब अगर मैं थीटा मैक्स की बात करता, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा इक्विलिब्रियम। और ये जनरली हमारे रिजल्ट्स बड़े कॉमन होते हैं, जो हम लोगों ने कॉमन तरीके से देखे भी हैं। तो tan थीटा मैक्स बाई 2 इट्स सिंपली इक्वल टू आई बी एल अपॉन 2 mg, एंड दैट वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट फ्रॉम हियर। एक बार देख लेंगे बेटा, नेक्स्ट इस पे मैं मैग्नेटिक इंपल्स की बात करने जा रहा हूं अभी। एक बार जल्दी इसको देख लीजिए। देख लिया बेटा। अब मैं इसी केस से बात करता हूं, सेम सिचुएशन, ओनली वन थिंग दैट चेंजेस इज द मैग्नेटिक इंपल्स। अब समझना बेटा जरा ध्यान से, इसी फिनोमिना को अगर मैं मैग्नेटिक इंपल्स के साथ एडअप कर दूं, तो फिनोमिना बड़ा आसान, बड़ा इजी हो जाएगा। और इसको लूप के थ्रू भी कैसे हम देख सकते थे, कैसे हम समझ सकते थे, उसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर एक आई करंट को ऐसा लूप मान ले, तो एक करंट ऐसे गई, एक करंट ऐसे गई, तो एक ये लूप बन जाएगा और इसके कारण कोई प्रभाव बनना नहीं है। तो हम इसी सेम सिचुएशन को एक लूप की तरह भी सॉल्व कर सकते थे, बट आई वांट यू टू गेट इनटू द एग्जैक्ट डिटेलिंग, तो वो हमने एक बार पूरा कर लिया। अब हम वापस आ रहे हैं इस कहानी के ऊपर, और मैंने अब इसी सिचुएशन में आपसे बात की कि भाई अच्छा ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि बेटा एक काम करते हैं और जरा सोच के बताओ, अगर मैं यहां पर बैटरी की जगह एक कैपेसिटर लगा दूं। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर गिव्स यू द कैपेसिटर गिव्स अ बस्ट ऑफ चार्ज। बस्ट का मतलब भक से चार्ज दे देता है, अब बस्ट ऑफ चार्ज। तो जब ये बस्ट ऑफ चार्जिंग आपको मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस बस्ट ऑफ चार्ज, सडनली चार्ज फ्लो कर जाएगा, सडनली करंट फ्लो कर जाएगी। और जब वो सडन फोर्स फोर्स सॉरी फ्लो करेगी करंट, तो इन दिस केस हम रेजिस्टेंस को जीरो मान के चल रहे हैं, दिस आर द कंडक्टिव वन, तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज जीरो, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। ठीक है, तो आपने कहा बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन, तो फाइंड थीटा मैक्स
आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? अब जल्दी से सोचो और लिखो इक्वेशन, कहां से कैसे आएगा। अब क्या होगा बेटा, अब जरा ध्यान से समझना। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भाई, इन दिस सिचुएशन अगर ये अचानक से करंट फ्लो हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स सिर्फ इसी मोमेंट पे लगेगा, और जो फ्लो बस्ट है इसका मतलब करंट मूव ही नहीं कर पाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो थीटा कोई लेना देना ही नहीं। तो एफ बराबर आईबीएल आएगा। तो टॉर्क कितना लगेगा, आपने कहा आई बी एल इंटू एल का टॉर्क लग गया। और ये टॉर्क कैसे, सडन टॉर्क आएगा, तो दैट विल कॉज द चेंज इन मोमेंटम। और mg इज नॉन इंपल्सिव फोर्स, तो इन दिस केस mg कण किसी तरीके एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं। तो टॉर्क को अगर मैं लिखना चाहूं तो वी कैन वेरी सिंपली राइट इट लाइक dl by dt, इट शुड बी इक्वल टू आई बी इंटू एल स्क्वायर। तो dl इट शुड बी इक्वल टू आई बी एल स्क्वायर डॉट dt। और यहां से अगर आप देखेंगे तो dl को लिख सकते हैं आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, इनिशियल ओमेगा तो जीरो ही था, इट शुड बी इक्वल टू आई डॉट डी टी, मतलब टोटल जो चार्ज फ्लो किया इंटू बी इंटू एल स्क्वायर। अगर हम यहां से देखें तो मेरे लिए एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन निकल के आती है, दैट ओमेगा फाइनल इज सिंपली इक्वल टू आई डॉट डी टी, मतलब टोटल चार्ज फ्लो जो हुआ इट इज क्यू इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। वंस आई नो द ओमेगा आई कैन कैलकुलेट इट। अब मुझे लिए तो एनर्जी कंजर्वेशन ही तो रह गया। नाउ द सिंगल थिंग दैट रिमेन्स इज द एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है, दैट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू, मतलब एट थीटा मैक्स ओमेगा विल बी जीरो। तो जितनी भी ये एनर्जी थी, या दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इट विल ट्रांसफर इनटू द, इट विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द, किस में जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो आपने कहा सर जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपने कहा सर इसकी ग्रेविटेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मान लेते थीटा ऊपर गया तो एक एम यहां था, एक एम यहां था और एक एम यहां पे था। For calculation of gravitational potential energy in uniform gravitation field, we can assume the whole mass to be concentrated at center of mass. तो अगर मैं इसकी एनर्जी को लिखने की बात करता तो मैं इसको साइड में आपको लिख के दिखाता हूं मेरे दोस्त। तो आपने कहा देखो सर ये 2m यहां आ गया, क्योंकि इसका m दोनों यहां पर, और एक m यहां आ गया। आपने कहा बिल्कुल सही है। और अगर ये थीटा डिस्टेंस ऊपर मूव कर गए हैं, अगर ये यहां से थीटा डिस्टेंस ऊपर मूव कर गए हैं तो उनके राइज की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा L बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा L वन माइनस कॉस थीटा। तो आपने कहा कि आई ओमेगा स्क्वायर किसमें चला जाएगा, तो आप बोलेंगे 2mg इंटू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, जो इसकी हाइट रेज हुई, प्लस mg की हाइट रेज हो गई L इंटू वन माइनस कॉस थीटा। वी कैन वेरी सिंपली से दैट हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इट इज नथिंग बट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2mg L 1 minus cos theta, and from here we can very simply calculate what is the theta max. I की वैल्यू मैंने अभी पुट नहीं की, you can put and calculate the values जैसे भी आपको दिया जाए ऑप्शंस। हो सकता है आपको एक लूप दे दिया जाए, हो सकता है एक सर्कुलर लूप दे दिया जाए, और कुछ भी कंडीशंस आपको गिवन दी जा सकती हैं, राइट। मैं पाथफाइंडर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछते हैं इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और भी था जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहां पे। अब पाथफाइंडर के क्वेश्चन का जो इन्होंने पूछा है, मैं बहुत ज्यादा अलाइन नहीं हूं, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बात कर रहा हूं कि किस तरीके से कहानी कैसे कैसे डेवलप होगी, ठीक है ना। अच्छा भाई, आपने कहा कि सर देखो सबसे पहले क्या, यूनिफॉर्म रिजिड रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अननोन मास इज प्लेस्ड। एक यूनिफॉर्म रिजिड रिंग है, उसका मास अननोन है, प्लेस्ड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल वेयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी एज ऑन द फिगर। A current I that is double of the minimum current required to flip over the ring is made to circulate in the coil. Find the force of normal reaction from the tabletop on the ring immediately after the current is switched on. आपसे बोला गया है करंट आई जो इसको फ्लिप करने के लिए जरूरी है, उसके करस्पॉन्डिंग उसी का सेकंड, कि भाई अगर उससे डबल हो जाएगा तो क्या होगा। तो करंट फ्लो कैसे कर रही है, आपने कहा एक आई करंट फ्लो कर रही है, उन्होंने फिक्स दे दिया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसी चीज को थोड़ा आई करंट को फ्लो कराने के लिए मैं यहां पर एक बैटरी का यूज कर सकता था, और मैं यहां पर एक कैपेसिटर यूज कर सकता था, लेकिन अभी मैं फंडामेंटल मान के चल रहा हूं कि कुछ एक आई करंट यहां पर फ्लो कर रही है।
अब जैसे एक आई करंट फ्लो करेगी, इसका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर की तरफ आएगा, अपने का मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा. इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन एम, दैट इज आई इंटू ए. एक ही लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो वी कैन वेरी सिंपली से एम क्रॉस बी का एक टॉर्क आएगा. अच्छा, आप टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी ये तब तक लिख सकते हैं जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का है, उसमें फिर कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं आएगी. यू कैन राइट इट लाइक टाउ बराबर एम क्रॉस बी इन ऑल द सिचुएशन जहां पर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक बात है. अब जैसे ही यहां पे टॉर्क आएगा, और आप इसको एलिमेंट के थ्रू भी देख सकते हो कि अगर आप सोचो यहां पर एक आइडियल का एलिमेंट है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, या करंट यहां पर देखोगे तो आई ऐसे जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो आई डीएल क्रॉस बी, तो आई क्रॉस बी की बात करोगे तो इधर थप्पड़ नीचे की तरफ पड़ेगा. सोचो ना, आई अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, थप्पड़ नीचे की तरफ, तो इधर ऐसे. तो इन वाले रीजन पर फोर्स डाउनवर्ड बन रहा होगा डीएफ 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 का, और इधर वाला जो रीजन है जहां पर करंट ऐसे आ रही है आई, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी इधर की तरफ है, तो आप सोचोगे करंट यहां से बाहर की तरफ आई और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, राइट. तो अगर हम यहां पे सॉरी ऐसे, तो थप्पड़ इस पे ऊपर लगेगा, तो इन वाले पोर्शन पर, मतलब अगर मैं रिंग को आधा बांटू तो आधी रिंग पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा डीएफ, और आधी रिंग पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. आपने कहा सर बहुत अच्छी बात. सबसे सबसे ब्यूटीफुल बात जो होती है किसी लूप के लेके, जो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क होता है बेटा, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स कपल. ऐसे इनफाइनाइट फोर्स कपल बनेंगे डीएफ 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 के, जिसके कारण इस पर एक टॉर्क लगेगा. तो इस वाले फैक्टर पर ऊपर की तरफ और इन वाले फैक्टर पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा. तो आपने कहा टॉर्क कितना बना, आपने कहा सर ये बन गया आई ए इंटू बी का टॉर्क. अब ये टॉर्क कैसे उठाएगा, तो आपने कहा सर इसका यहां दबा रहा तो अबाउट दिस, तो दिस विल वर्क लाइक अ ए ओ आर, और इसके अबाउट ये कुछ ऐसे लिफ्ट होने की कोशिश करेगी, तो इसके अबाउट लिफ्टिंग कुछ इस तरीके से आएगी. आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात. तो अगर ये यहां से लिफ्ट करती है, तो पहली कंडीशन, लिफ्ट करना, छोड़ना और फ्लिप करना, ये सब अलग अलग बिंदु हैं. अब अंग्रेजी में कहा थोड़ा सा चैलेंज है, उसको जरा सुनना जरा ध्यान से. बोला गया कि एक यूनिफॉर्म रिजिड रिंग है ऑफ रेडियस आर, अननोन मास एम, प्लेस्ड ऑन नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है, बी लग गया. उन्होंने कहा करंट आई दैट इज डबल ऑफ द मिनिमम करंट. अब इस लाइन को समझना, टू फ्लिप ओवर मतलब पलटने के लिए. किसके लिए? पलटने के. सर एक बात मुझे समझाओ, अगर हम इसको पलटाना चाहते हैं, अगर हम इसको पलटाना चाहते हैं इन दिस फिनोमिना, तो ये इसके ओर पलटेगी. अब जरा मुझे एक बात समझाओ, जैसे जैसे ये उठेगी वैसे वैसे क्या होगा? क्या मैं ये बोलना मेरे लिए उचित रहेगा कि सर जैसे जैसे उठेगी वैसे वैसे इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा एम, और इसका जो सेंटर ऑफ मास पर इसका खुद का वजन होगा एम जी, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा. मैग्नेटिक फील्ड बी इधर की तरफ है. तो अगर ये अपने इस पॉइंट से थीटा एंगल उठी है और आप चाहते हो कि ये फ्लिप कर जाए, तो फ्लिपिंग कंडीशन की बात करें, क्योंकि एक इनिशियली फोर्स लगना है, तो अगर मैं फ्लिपिंग कंडीशन की बात करूं तो किसी थीटा पर जब ये लिफ्ट हो रही है, क्योंकि मुझे फ्लिप करके पूरा गिराना है, फ्लिप ओवर वर्ड यूज किया गया. बहुत जगहों पर कई लोग सिर्फ टॉर्क ऑफ एमजी, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को एट जीरो प्लेन बैलेंस कर देते हैं. क्या वो सही है? अगर यहां से उठ गई तो क्या ये पूरी फ्लिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी तो सोचना पड़ेगा. नहीं समझे बात को? मतलब ये सिचुएशन यहां से पूरी आगे तक पहुंच पाएगी, इसकी क्या गारंटी है हमारे पास कि ये सर यहां पहुंच पाएगी? इसकी क्या गारंटी है बताओ? कुछ गारंटी है? तो आपने कहा कि देखो सर जैसे जैसे ये उठ, अब मुझे टॉर्क की बात अगर मैं करूं, तो मैंने कहा देखो अगर ये इसको फ्लिप होना है तो टॉर्क ऑफ एम क्रॉस बी, तो अगर मैं एट एनी थीटा बात करता, एट एनी थीटा बात करता, तो ध्यान से देखो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा, अगर यहां से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल क्या बन गया?
क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बना? तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। तो मैंने कहा टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे m इंटू बी, क्रॉस बी है तो m क्रॉस बी, तो m इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इट कम्स आउट टू बी एम बी कॉस थीटा। टॉर्क ऑफ ग्रेविटी क्या बनेगा बच्चों? इट कम्स आउट टू बी एम जी। अगर ये दूरी यहां से r दूरी पर लग रहा है, अगर ये यहां से r दूरी पर है मेरे दोस्त, इफ दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r, तो mg का टॉर्क यहां से कितना दूर हो गया? आपने कहा ये हो गया l cos थीटा पर, तो इट कम्स आउट टू बी mg इंटू l cos थीटा। टू फ्लिप ओवर द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क। आपने कहा सर ओमेगा गेन कर लेगा, इससे कम की पॉसिबिलिटी भी तो सोच सकते हैं। टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसमें दो बातें और आनी चाहिए जो आपको सोचनी है। आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो सर इसका मतलब ये मिनिमम कंडीशन है, आप ये कैसे कह सकते हो? मिनिमम कंडीशन का मतलब तो ये होना चाहिए कि यहां जस्ट पहुंच जाए और यहां ओमेगा 0 हो जाए, तो फिर फट से नीचे गिर जाए, अभी तो मिनिमम कंडीशन का जस्टिफिकेशन प्रॉपर है। ये जस्टिफिकेशन कैसे प्रॉपर हुआ? क्या ये कहना सही है? सोच के बोलो। अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं, वो क्या है? आपने कहा देखो सर अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओमेगा 0 की कंडीशन राइज कराना मिनिमम है, ये बात सही है आपकी, लेकिन मेरे से ये बात बोली गई है कि आई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अब चूंकि अगर आपको स्टार्टिंग फ्लिप ओवर करना है तो ये यहां से शुरुआत ही तभी होगी जब ग्रेविटी का टॉर्क छोटा होगा और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बड़ा होगा। और अगर t बराबर 0 या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ज्यादा है, तो आगे अगर आप देखेंगे तो दोनों के टॉर्क में अगर आप इसको इक्वेट करते हैं तो ये टॉर्क हमेशा ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ cos थीटा का फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। mgl cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन mb cos थीटा। तो आपने कहा सर थीटा इसके घूमने से दोनों के टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जो टॉर्क इसका जीरो कंडीशन पे है, जो टॉर्क इसका यहां पर है, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, वही टॉर्क ग्रेविटी का यहां पर। तो अगर ये आपको जस्ट फ्लिप करने के लिए ज्यादा जरूरी है तो ये हर जगह ज्यादा ही रहेगा, तो यू कैन नॉट चेंज इट। तो पहले तो मिनिमम कंडीशन हम ओमेगा 0 को तो सोच सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक मिनिमम तो ये है ना कि भैया उठे तो सही। तो पहले तो एट एनी सिचुएशन पहले मैग्नेटिक फील्ड को का टॉर्क ज्यादा होगा तब तो ये उठा पाएगा, अगर यही ज्यादा नहीं हुआ तो उठाएगा कैसे? तो इसको लिए यहां से उठना शुरू करेगा, अगर ये यहां से उठना शुरू करेगा तो एमजी का टॉर्क लगेगा एंड दैट विल मूव इट फर्दर, और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। बात समझ में आता है? अच्छा, अभी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग भी हम कुछ चर्चाएं करना शुरू करेंगे और कहानी को समझाना शुरू करेंगे कि अगर ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे एक्सोलेशन आगे भी शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने उसकी चर्चा अभी यहाँ पे नहीं की, लेकिन मैं आगे करूंगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर एमवी की बात करें तो मेरे पास आ गया आई ए स्क्वायर इंटू बी, इट शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू आर। तो यहां से आई बराबर आ गया एम जी आर अपॉन ए स्क्वायर को लिख देंगे। एक सेकंड बेटा, ठीक है। कुछ तो, हाँ अभी ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब क्या होगा? आपने कहा सर आई ए स्क्वायर लिखना थोड़ा गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई ए इंटू बी, इट शुड बी इक्वल टू एम इंटू बी। तो एम हो जाएगा एम जी इंटू एल, ठीक है ना? तो यहां से आपको आई मिनिमम निकल के आ गया एम जी एल अपॉन ए बी, और इसका डबल होगा तो पूछा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। वी कैन वेरी सिंपली से कि भैया अल्फा निकाल देंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन सिंपली कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं इसी के सेकेंड पॉइंट की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो अगर इफ
आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई मिनिमम, तो इसका मतलब टाउ नेट कितना हो गया, आपने कहा सर टाउ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस टाउ ऑफ mg, और इक्वल था तो मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट डबल हो जाएगा टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जस्ट डबल हो गया तो mg किसी एक वैल्यू के टर्म्स में आप लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख दो आई मतलब टू ट्वाइस ऑफ, तो एक कैंसिल होगा, मतलब नेट वैल्यूज एक दोनों एक्चुअल बराबर थे, तो आप टाउ एफ की बात कर सकते हो, तो ये टाउ ऑफ 2 mg हो गया माइनस टाउ ऑफ mg हो गया, इट कम्स आउट टू बी mg इंटू एल ओनली, तो ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा के बराबर, तो अल्फा निकल के आ गया बेटा अपने पास mg एल अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और आई किसके अबाउट लेंगे बेटा हमेशा, अपनी साइड एक्सिस के अबाउट, राइट। तो आपको अल्फा निकल के आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे आर इंटू अल्फा, दैट इज आर फ्रॉम हियर, तो आपको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल के आ गया, तो इसका mg नीचे की तरफ, यहां से नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं दैट n माइनस mg इट शुड बी इक्वल टू m ऑफ a सेंटर ऑफ मास, तो यहां से n की ओर निकल के आ जाएगी mg प्लस m ए सेंटर ऑफ मास, और ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं एम जी प्लस एम जी इंटू आर अपॉन आई, एक सेकंड को मूवमेंट अल्फा एक और आर होगा ना, और एक और एम भी होगा यहाँ पे, नॉट इज इक्वल, ठीक है ना, नॉट इज दैट करेक्ट, और एन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स ओवर हियर। अब मैं इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, आओ अब इसी गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेट्स प्ले होली। ये बैकग्राउंड सेट हो गया है अब मैं इसी क्वेश्चन को, एक सेकंड बेटा एक सेकंड, इसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो एक चीज मैं आपसे बोल सकता हूं, कैसा है ये? अरे यार, हम्म हम्म, चलो आ जाओ बेटा, अब नाउ पिक्चर में कहानी आ गई, अब हम गेम खेलते हैं, गेम विद रोटेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर मैं इसी चर्चा को बच्चा आपके साथ ऐसे कर देता, और नाउ आई आस्क यू कि बताओ फाइंड द मिनिमम चार्ज इन द, छोटा कर देते हैं, हाँ, आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई यहां से मैंने एक कैपेसिटर भर दिया, आपसे पूछा फाइंड मिनिमम चार्ज सच दैट रिंग फ्लिप ओवर, मास ऑफ रिंग अगेन m, सेम सब कुछ है, मास ऑफ रिंग अगेन m, magnetic field is given as horizontal as shown as previous, अब पॉइंट आता है कि सर अब तो मुझे सब्सिक्वेंट मोशन भी बताना पड़ेगा कैसा है, इसके पहले वाले मैंने सब्सिक्वेंट मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा हाँ टॉर्क बैलेंस हो जाएगा हर इंस्टेंट पे, लेकिन अब इस केस में कहानी होगी कैसे, ये समझना भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, कैसे समझे, मैंने कहा देख अगर यहां पर ये बैटरी लगाई तो ये अचानक से एक चार्ज फेंकेगा, अचानक से एक चार्ज फेंकेगा तो अचानक से एक टॉर्क आएगा, अचानक से एक टॉर्क आएगा तो अचानक से एक झटका मिलेगा ऊपर की तरफ,
करेक्ट है? हाँ, सही बात है। मैंने बोल दिया कि ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू बराबर 0 है, तो कहानी कैसे बनेगी? अगर दोस्त मैं बोल दूं कि ये म्यू बराबर 0 है तो इसकी कहानी कैसे बनेगी? तो वी कैन वेरी सिंपली से कि अगर यहां पर मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, एफ एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0। इसका मतलब ये रिंग कैसे लिफ्ट करेगी? आप बोलेंगे द रिंग विल लिफ्ट इन दिस मैनर, ring will lift in the manner such that, ये यहां से थोड़ा आगे भी आएगी, कि सच दैट द सेंटर ऑफ मास जो है दैट रिमेन्स एट सेंटर, वो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली ऊपर उठना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? सेंटर ऑफ मास मस्ट लिफ्ट वर्टिकली, क्योंकि फोर्स सिर्फ वर्टिकल लग सकता, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है ही नहीं। तो इन दिस केस हम अगर बात करें, इस पूरी सिचुएशन की बात करें, तो हमारे लिए यहां पर हर एक पल, हर एक क्षण जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज मूविंग इन नेचर। इन दिस केस द एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो AOR इज नॉट फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो मूविंग। मेरा सर बात तो ठीक है, परफेक्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है, पक्का है? अब क्वेश्चन में देखो और दिमाग लगाओ, रोको और सोचो ओमेगा क्यूब मिनिमम वैल्यू जिससे रिंग फ्लिप ओवर हो जाए। तो मतलब फंडामेंटली हम क्या चाहते हैं कि रिंग हमारी जो है वो कैसी हो जाए बेटा? आपने कहा सर रिंग अपनी इस तरीके से आ जाए, एंड द रिंग मस्ट स्टैंड इन दिस वे। और जब ये रिंग यहां स्टैंडिंग पोजीशन पे आए तो अगर इसका जस्ट ओमेगा 0 हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मतलब ये रिंग आप इसको इतना टॉर्क दे दो, इतना ओमेगा दो ताकि ये सीधी खड़ी हो जाए, सिंपल। 60 सेकंड दो, पॉज करके सॉल्व करो, मजा आएगा। अब देखो बेटा, कहानी आप लोगों ने दिमाग लगा लिया, 60 सेकंड ले लिए, नहीं लिए तो पॉज लेके ले लो, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है, कहानी में बहुत ट्विस्ट नहीं है, सिंपल सी बात आपको करनी है। आपने कहा देखो सर क्या होगा जब ये आई करंट अचानक से करंट फ्लो करेगा, अचानक से एक टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना आएगा? आपने कहा टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड करंट आएगा, दैट इज अगेन एम क्रॉस बी। और यहाँ पर एम और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं एम बी साइन 90 डिग्री हो गया, ये तो सिंपल कंडीशन है। और जो टॉर्क होगा इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, mg इज नॉन इंपल्सिव फोर्स, तो mg के फोर्स को हम कंसिडरेशन नहीं लेंगे, क्योंकि हम सडन इंपल्स की बात करें, इट इज सिंपल इक्वल टू डीएल बाई टी, इट इज इक्वल टू एम इंटू बी। तो अगर मैं यहां से बात करता तो डीएल इट शुड बी इक्वल टू एम, कितना आ जाता? आप बोलते हैं आई इंटू ए इंटू बी डॉट डी टी। अब बस यहां पर दो कंसर्न आ जाते हैं कि देखो इनिशियल तो एल 0 था, फाइनल एल लिया क्या जाए, व्हाट शुड बी द एंगुलर मोमेंटम, हम किस तरीके से लिखें? और एंगुलर मोमेंटम इस केस में ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो व्हाट शुड बी द बेटर ऑप्शन ऑफ राइटिंग इट, राइट? तो अगर मैं देखूं तो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ही बनता है, बिकॉज दिस विल बिहेव एज अ इंस्टेंटेनियस। देखो कैसे आपने समझा, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट जो होगा और ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हमेशा इसका इधर की तरफ आ रहा होगा। देखते रहो ध्यान से। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसकी वेलोसिटी हमेशा आगे की तरफ रहेगी। तो अगर मैं यहां पर आपको समझाता, ड्यूरिंग द मोशन जो इसका एक्सेलरेशन होता वो कुछ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर कट करते, दिस विल बिहेव एज अ IAOR, दिस इज IAOR। पहले समझो, क्योंकि ये वाला सेंटर ऑफ मास वर्टिकल ऊपर जाएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली स्लिप करेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 और एक रिजिड बॉडी पे हमको दो वेलोसिटीज मिल जाती, वी कैन इजीली लोकेट द IAOR। इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम की जब मैं बात करता तो इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और ये वाला ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी बैठा होगा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी IAOR हो जाएगी।
तो इनिशियल इंस्टेंट पे ये वाला IUR बनेगा, कॉर्नर वाला पॉइंट, राइट, क्योंकि यही वाला पॉइंट होगा जहां पे वेलोसिटी जीरो वाली मैच हो रही है, तो इसके अबाउट ही पार्टिकल रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। तो अब जब ये फ्लिपिंग शुरू करेगा तो हम आई की बात करेंगे, तो आई अबाउट किस एक्सेस हो जाएगा? आपने कहा सर ये जो लास्ट IUR बनेगा इसके अबाउट हो जाएगा, तो आई अबाउट IUR into omega, it should be equal to current I dot dt into area into B। तो ये तो हो गया Q, तो Q एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसके रिंग की बात कर रहा हूं बेटा, तो इसके अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर, यहां जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 3/2 mr स्क्वायर, राइट, पर mr स्क्वायर बाई 2 है ना, तो प्लस mr स्क्वायर 3/2, हाँ ठीक है, सही लिख दिया। तो अब कॉर्नर से 3/2 mr स्क्वायर, तो आप बोलेंगे यहां पर आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा उसके इमीडिएट बाद इसका जो ओमेगा हो जाएगा दैट इज सिंपली इक्वल टू QAB मल्टीप्लाइड बाई 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से इक्वेट करेंगे तो ओमेगा निकल के आ गया मेरे पास। अब मुझे ये पता चला कि ये किस ओमेगा से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगी। अब जब ये चढ़ना शुरू करेगी तो क्या ये पूरी तरीके से अपलिफ्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमें इस बारे में समझना है। तो आपने कहा सर mg का टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा होगा जो उसको इसके ओमेगा को जीरो करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अगर आपने ओमेगा इतना दिया हुआ है तो ये हो सकता है यहां तक पहुंच जाए। तो मुझे फंडामेंटली यहां का ओमेगा पता चल गया कि इस इंस्टेंट पर क्या ओमेगा था, और फाइनली ओमेगा इस पर जीरो हो जाएगा। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकता हूं, और वी कैन सिंपली थिंक ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं तो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रफ करते हुए दिखा रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाए? अब पॉइंट आता है एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, क्योंकि पार्टिकल जो रिंग है इसकी मोशन किस तरीके से, रिंग रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके बाद रोटेशन भी आ रहा है। तो अगर रिंग ट्रांसलेट पर रोटेट कर रही है तो मेरे पास दो तरीके लिखने का। आपने कहा काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हैं? आपने कहा देखो सर हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करता सीधी लाइन पे ऊपर जा रहा है, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपने कहा सर एक तो तरीका ये हो गया 1/2 m इंटू लेकिन अब v और ओमेगा का रिलेशन क्या है? व्हाट इज दिस v एंड व्हाट इज दिस ओमेगा? अगर मैं ओमेगा और v को रिलेट करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन चाहिए होंगे। अगर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करूं तो मैं इसको इनिशियल कंडीशन दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब ये सब हटा दिया मैंने, है ना, सिर्फ दो की बात की। तो जब इनिशियली इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है मान लेते हैं, और अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे और ये यहां से ओमेगा से घूमना शुरू करेगा तो इसके अबाउट भी यही सेम ओमेगा बनेगा क्या, ऐसे, राइट। तो अगर मैं इसके अबाउट बात करता तो v अगर ऊपर की तरफ है तो इसके पास वेलोसिटी इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, क्योंकि ये नीचे तो घुस नहीं सकता, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p की बात करता तो इसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक v ऊपर की तरफ और ओमेगा नीचे की तरफ। तो बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, तो इट शुड बी इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा शुड आल्सो बी जीरो, इट शुड बी इक्वल टू v बराबर आर ओमेगा। तो यहां से हम v ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली IUR के वर्ड काइनेटिक एनर्जी एक लाइन में लिख सकते हैं। तो मैंने बस इसको लिख दिया ऐसे ताकि आपके उनमें दोनों चीजें हो जाए, या हम सीधे सीधे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज सिंपल इक्वल टू 1/2 I अबाउट AOR इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या दोनों रिजल्ट सेम आएगा? आपने कहा चेक कर लेते, मैंने कहा 1/2 m v सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, आपने कहा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v बराबर आर ओमेगा, प्लस 1/2 मूवमेंट ऑफ एनर्जी सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया, आपने कहा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया, आपने कहा ये आ जाएगा 3/2 3/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां कितना आएगा, आपने कहा 1/2 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी जो है ये भी निकल के आ जाएगी 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां से भी आप निकालोगे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन तो भी आंसर निकल के आ जाएगा 3/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोथ आर द सेम थिंग, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गई। फाइनली क्या होना है, आपने कहा सर फाइनल स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, आपने कहा सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू आर। तो आपने कहा सर फ्लिपिंग कंडीशन की बात करते हैं तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन वेरी सिंपली से, हम इस बात को बहुत आसानी से बोल सकते हैं दैट mgr इट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक, पूरी काइनेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज 3/4 m
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम से ये वाला एम कैंसिल, आर से ये वाला आर कैंसिल, और जी तो ये हो जाएगा 4g/3 आर। इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं था? हाँ ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? आपने कहा ओमेगा मैंने यहां से निकाला है 2q² A² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 mr स्क्वायर। आप यहां से वैल्यू को पुट कर दीजिए, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ q। क्या वैल्यूज थी यहाँ पे? q 2q AB अपॉन 3, 2q AB अपॉन 3 mr स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 3 से ये 3 चला गया, 2 से ये 2 चला गया, तो q बराबर आ गया 2mg इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ए को पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन पुट सर्टेन वैल्यूज। देख लीजिएगा ना फर्दर, दिस इज द क्यू मिनिमम, दिस इज द सिंपल आंसर, राइट? तो चीजें आसान हैं, चीजें बेसिक है, कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन जब पूछा जाता है तो एकदम बड़ा सा लगता है कि पता नहीं कहाँ आई और बनेगा, कहाँ इंस्टेंट एक्सप्लोरेशन आएगा, कहाँ पर आएगा। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट समझते हैं ना आप लोग? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या इंपॉर्टेंट है समझना जरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट टॉर्क ऑफ M क्रॉस B इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा देखो, अगर मैं बहुत एक बेसिक क्वेश्चन की बात करूं तो फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। जैसे ये क्वेश्चन था, बहुत बेसिक जे एडवांस का, बहुत पहले का PYQ है। मैं यहां पर आपको दो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने कहा क्या? आपने कहा देखो सर, यहां पे बात करें, द व्हील ऑफ रेडियस आर हैविंग द चार्ज q uniform distributed on the rim of the wheel is free to rotate about the light horizontal rod. The rod is suspended by the light in extension string. A magnetic field B is applied as shown in the figure. The initial and the string has got T naught. If the tension in the 3T naught, find the maximum angle of velocity omega naught with which the wheel can be rotated. किससे घुमा सकते हैं? तो आपने कहा कि देखो सर, जब मैं इसको घुमाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड यहां लगी है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक टॉर्क लगाएगी, और वो टॉर्क क्या लगेगा? आपने कहा देखो, जब इसको घुमाएंगे तो एक ऑर्बिटल करंट फ्लो करेगा, दैट इज q ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। जब इसमें एक ऑर्बिटल करंट आएगा तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, कितना बनेगा? I इंटू ए। वो कितना हो जाएगा? आपने बोला q ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। आप लोग इसको बहुत बेसिक तौर पे समझते आए क्योंकि रिंग की बात है, तो इट्स सिंपली डिफाइंड एज q ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा? आपने कहा सर इस पर टॉर्क लग जाएगा M क्रॉस B। और चूंकि इस कंडीशन पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और जब ये रोटेट करेगा तो B इधर की तरफ होगा। तो अगर आपने कहा कि देखो बेटा, ये पीछे की तरफ का रास्ता है, ये यहां से, तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो M का टॉर्क इधर की तरफ जाएगा। तो M क्रॉस B, M क्रॉस B, ये B ऊपर की तरफ, M इधर की तरफ, तो M क्रॉस B कुछ ऐसे बनेगा टॉर्क। सोचो, तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ये, तो टॉर्क ऑफ एम भी कुछ इस तरीके से बनेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो टॉर्क ऑफ M क्रॉस B ये हो गया q ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अगर ये वाली कहानी अपने पास डेवलप हो चुकी है तो वी कैन वेरी सिंपली से, हम यहां पर एक बेसिक सी बात कह सकते हैं कि ये टॉर्क लगेगा कैसे और टॉर्क बैलेंस कौन करेगा? भाई यही तो फंडामेंटल है। और टॉर्क किसके अबाउट लग रहा होगा? ये टॉर्क लगा तो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगा? क्या मैं इस रिंग की लोकेशन चेंज करूंगा तो क्या टेंशन पर डिफरेंट प्रभाव आएंगे? अगर हम बेसिक तौर पे बात करें तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम टॉर्क का सेंस की बात करते हैं। ये टॉर्क जो लग रहा है और जो इसका प्रभाव होगा बच्चा, वो हमेशा सिमिलर काइंड ही रहेगा। मतलब आपने कहा, मैंने कहा देखो बेटा, अगर ये है और आपने इसके ऊपर एक रिंग को यहां पर बनाया हुआ है और ये रिंग इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसके अंदर कुछ करंट आई q ओमेगा अपॉन 2 पाई इस तरीके से घूम रहा है,
कि इसका m इधर की तरफ है, b इधर की तरफ। तो फॉर वॉट एवर बी द लोकेशन ऑफ द दिस रिंग, वॉट एवर बी द लोकेशन ऑफ दिस, ये टॉर्क जो है m क्रॉस b का वो कुछ ऐसे आएगा टॉर्क। तो मतलब इस वाले को नीचे खींचेगा, इसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, तो मतलब यहां पर टेंशन बढ़ेगा T1 और यहां पर टेंशन घटेगा T2, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वी कैन वेरी सिंपली से, और यहां पर इसका खुद का एक वेट है जो mj नीचे की तरफ लग रहा होगा। आपने कहा सर ठीक बात। तो इन दिस केस वी कैन से दैट T1 प्लस T2 इट शुड बी इक्वल टू mg, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट तो नहीं कर रहा है, इसका रेडियस आर है, चार्ज q है, और 3t0 बाई मैक्सिमम हो सकता है, और t0 इसका इनिशियल टेंशन है। तो इनिशियल मतलब टेंशन दोनों तरफ बराबर होगा क्योंकि रिंग बीच में रखी थी। तो अगर हम बात करते तो T1 बराबर T2 बराबर mg बाई 2, ये तो इनिशियल कंडीशन होगी रिंग बीच में। अब मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि दैट m क्रॉस b टॉर्क, अब ये बैलेंस कौन करेगा और ये लगता कहां है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही है। और इस कंफ्यूजन को अगर फील करना है तो फील कराता हूं, जरा ध्यान सोचो। एक रॉड को आप पकड़ो, अब रॉड को जब आप ऐसे पकड़ते हो और रॉड में आगे की तरफ वजन है, ठीक है ना, तो आपका एक फोर्स कपल इस पे काम करता है, इधर वाला ऊपर की तरफ लगाता है, इधर नीचे की तरफ लगाता है हैंड पे। तो आप देखोगे तो नीचे वाले जो आपकी ये फर्स्ट फिंगर होती है, इससे आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे होते हैं, और जो आप यहां पर पीछे की तरफ जहां पर आपने ये आपकी जो रॉड है वो आपने पकड़ा है, तो वो ऊपर धक्का देगी, आप यहां नीचे फोर्स लगाओगे। तो फंडामेंटली जैसे आपने किसी डंडे के माध्यम से किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है, कोई आपके पास कोई डंडा है और आपने उसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो डंडे का टॉर्क कैसे बैलेंस हुआ। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलता तो वी कैन वेरी सिंपली से, अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा यहां पर मैंने एक मास लटका दिया और आपने इसको कुछ ऐसे पकड़ रखा है अपने हैंड के थ्रू, तो बताओ mg का टॉर्क कौन बैलेंस कर रहा है। तो आप क्या बोलते हैं कि सर जब ये टॉर्क यहां लगता है तो मैं यहां से एक फोर्स F ऐसे लगाता हूं और यहां से एक फोर्स F नीचे लगाता हूं, तो जो इसका टॉर्क इधर की तरफ है वो इन दोनों का कपल टॉर्क जो ऊपर बनेगा, टॉर्क ऑफ कपल, ये mg का टॉर्क बेसिकली आपके एंड ऑफ द हैंड्स के द्वारा लगाए गए टॉर्क से बैलेंस हो रहा है। यही सेम फिनोमिना इन केस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होता है बच्चों। मैग्नेटिक मूवमेंट के केस में ये फोर्स जो है ये फोर्स कपल है। ये फोर्स कपल की सबसे बढ़िया खूबी क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप कहीं पर भी एक्सेलरेशन ले लीजिए, इसका टॉर्क m क्रॉस b है वो यही का यही रहेगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। ये सिंपल बस फील करने के बताया कि कैसे आपका टॉर्क बैलेंस होता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपने कहा m क्रॉस b का एक सेंस है, आप एक्सेलरेशन आपकी चॉइस है, द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बस ध्यान रखना है। तो T1 प्लस T2 mg के बराबर हो गया, आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की ओर बात करता तो मैं बोलता कि देखो T1 का mg का टॉर्क इधर की तरफ है, तो T1 का टॉर्क ऊपर की तरफ लगेगा, तो T1 इंटू अगर इसकी डिस्टेंस L/2 कर दूं, ये डिस्टेंस भी L/2 है, तो मैं लिख सकता हूं द T1 इंटू L/2 माइनस T2 इंटू L/2 इट शुड बी इक्वल टू टाउ, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो T1 माइनस T2 इज नथिंग बट mb अपॉन या 2mb अपॉन, और T1 प्लस T2 कितना हो गया, आपने कहा mg के बराबर। इक्वेट कर दोगे तो यहां से 2T1 मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है वो निकल के आ गया, दैट इज mg प्लस 2 m इंटू बी अपॉन एल। m यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, याद रखना। तो ये T1 जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, आपने कहा इट कैन मैक्सिमम टू 3mg/2, सॉरी यहाँ पे हमको पता है 3T0/, तो T0 की वैल्यू कितनी थी mg/2, दैट इज 3T0/4। तो आप बोलेंगे 2 इंटू, देखो T0 3mg/2 हो सकता है ना, तो 3mg/2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3mg/2 आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू mg प्लस 2 m इंटू बी अपॉन एल। तो यहां से आ जाएगा mg/2 इट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट b अपॉन l इंटू 2, और यहां से हम इक्वेट कर सकते हैं अबाउट द ओमेगा, और ओमेगा को हमको पता है कितना ओमेगा निकल के आया, वी कैन वेरी सिंपली से दैट m दैट शुड बी इक्वल टू q ओमेगा अपॉन 2 पाई q ओमेगा
आर स्क्वायर बाई 2 इट शुड बी इक्वल टू, बेटा एम जी यहाँ ऊपर जाएगा, एम जी इंटू एल, नीचे 2 जाएगा तो अपॉन में 4 आ गया, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 से अलग 2 कैंसिल, 2 बच गया, द ओमेगा शुड बी इक्वल टू एम जी एल अपॉन क्यू आर स्क्वायर बी। तो ये आप ओमेगा मैक्सिमम निकल के आ गया। बात समझ में आती है कि नहीं आती बेटा, कोई दिक्कत बात? अगर अगर आप इसकी लोकेशन चेंज भी कर दें इस डिस्क की, तो उसका mg का टॉर्क बदल सकता है, बट m क्रॉस b पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशन टॉर्क चेंज होगा, बट m क्रॉस b के टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात अपने को दिमाग में बैठा लेनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब यहीं से बात आता है फिनोमिना, दो फिनोमिनास की मुझे और बात करनी है आपके साथ। तो पहले तो मैं एक चर्चा करूंगा अबाउट द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। यहां पर आज मैं समझाने जा रहा हूं अभी आपको, दैट इज द गेम ऑफ टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क क्या लगता है किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम इसकी चर्चा एक बार जरूर करना चाहते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया तो क्या हम एम क्रॉस भी डायरेक्टली यूज करेंगे? ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, दिस द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईएमपी एग्जामिनेशन, आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है, जनरली में कराते हैं क्लास में, तो उसको डिस्कस करते हो कि यहां से आपको कुछ कहानियां अच्छी से समझ में आएंगी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को लेके। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, बोला गया टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन द वाईजेड प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट कैरी अ स्टेडी करंट I in opposite directions. Midway between the wires is a rectangular loop of wire 2b cross d carrying a current I as shown in the figure. B is less than A is less than 2b. The loop is free to rotate about the z-axis and the current remain fixed to I irrespective of the relative motion between the loop and the wire. ठीक है, लूप फ्री टू रोटेट है, किसके अबाउट द जेड एक्सिस जो यहां से जा रही, मतलब दिस बिहेव लाइक अ एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ओवर, एंड द करंट्स रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव मोशन। करंट आई में कोई चेंज नहीं आएगा चाहे कुछ भी मोशन हो जाए। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, ऑब्टेन द टॉर्क टेंडिंग टू रोटेट द रेक्टेंगुलर लूप अबाउट द एक्सिस एज अ यूनिफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ फाई। फाई के साथ उस पर कितना टॉर्क लगेगा इसका एक फंक्शन बना के निकाल दीजिए। हियर फाई इज द एंगल दैट प्लेन ऑफ द लूप मेक्स विद द प्लेन ऑफ द वायर्स, इनके बीच का जो एंगल है। और क्या पूछा गया, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फाई फॉर विच द टॉर्क इज मैक्सिमम। वो फाई की वैल्यू बताओ इसके लिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आपके दो क्वेश्चन है जो हमको समझने। अच्छा भाई, कहानी को शुरू करने से पहले, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप के अंदर नॉन यूनिफॉर्म है, यस और करेक्ट है पॉइंट। जब ये थोड़ा टर्न करेगा तो 3D पिक्चर भी आएगी सामने आपके, आपको लगेगा 3 डायमेंशन में कुछ हो रहा है। इस 3 डायमेंशन में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले आता है थॉट प्रोसेस कि 3D को 2D कैसे बनाएं और कैसे बेहतर तरीके से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं इनको कुछ नामकरण स्वीकार कर देता हूं, जैसे एक इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे देता हूं। अब मुझे पता है कि BC और DA इनका प्रभाव लगभग सेम होगा और AB और CD का प्रभाव लगभग सेम होगा। तो मैं काम करता हूं ना, एनालाइज करने के लिए पहले BC और CD होगी, मुझे लगता है कि इस रास्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने करंट एक ऊपर आ रही है एक नीचे जा रही है, करंट अपोजिट सेंस में है, तो मैंने करंट को कुछ ऐसे बना दिया, एक को डॉट से दर्शा दिया। ध्यान से देखना बेटा कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली वी नीड टू डिकोड द क्वेश्चन। इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब सबसे पहले मैंने इसका टॉप व्यू बनाया ताकि मैं इजीली समझा पाऊं कि यार देखो अगर ये इस प्लेन में है तो ये जो BC वाली लाइन होगी वो कुछ ऐसे दिख रही होगी, और इसमें करंट कुछ ऐसे जा रही होगी। देखो ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा क्या, एक तरफ से करंट बाहर आ रही है, एक तरफ करंट अंदर जा रही है, और B से C करंट ऐसे फ्लो कर रही है।
तो मैंने कहा चल भैया पहले बीसी का पोस्टमार्टम कर देते हैं, और ये बीसी जो है वो इसके अबाउट रोटेट करेगी, ऐसे रोटेशन पॉसिबल है। दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक। अब सबसे पहला चैलेंज आता है कि बीसी पर फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि हर जगह दोनों का फोर्स आएगा, दोनों ही करस्पॉन्डिंग फोर्स आएगा, तो वो फोर्स की दिशा कैसी होगी। मैंने कहा एक तो ये, और एक यहां से कुछ ऐसे। इसके कारण फोर्स जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग इसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा। देखना ये इसके परपेंडिकुलर फोर्स से कैसे आएगा। रुकना जरा एक बार, मैं पहले समझा देता हूँ। सर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक फोर्स नहीं, माय मिस्टेक। हाँ, अगर मैं यहां बात करता बी सी, ये इसको चलो बी सी लिख दिया, तो इस 20 को मैं गोले में कर देता हूँ, है ना। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस करंट आई, और ये भी करंट आई है, दोनों करंट आई है बट अपोजिट सेंस में। तो यहां पर क्या होगा बेटा, वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर यहां से ये करंट कुछ ऐसे जाएगी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, इसको वायर को वन नाम दे दिया। टू का टू करंट कितना होगा, आपने कहा सर टू के करंट अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, तो ये इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाएगी। ये सही है, करेक्ट है पॉइंट, कोई परेशानी। अच्छा अब जरा मुझे बात समझना, तो आपने कहा सर यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड वो इस प्लेन में ही आएगा, इट मस्ट बी इन दिस प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट पॉसिबल बनेंगे। मैंने कहा मतलब B1 B2 का कुछ रिजल्टेंट बनेगा, मुझे का पता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये दूरी सबकी अलग अलग होगी, एक R2 होगा, यहाँ से कुछ R1 होगा, B1 B2 के इफेक्ट। मैंने कहा देखो पहले इसको ध्यान से अगर तुमने एक चीज एनालाइज कर ली गुरु, तो मजा आ जाएगा तुम्हें। हम्म, अगर तुमने एक बात समझ ली तो तुम्हारा लाइफ एकदम सेट हो गया मेरे दोस्त, एकदम सेटल्ड। और मैंने इसको, अगर आपको इसको और बहुत डिटेल पढ़ना, तो मैंने एडवांस बैचेस के अंदर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, जो और सारी बातें हम लोगों ने की हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। मैंने कहा आप देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा इस B1 B2 के जाल से निकलते हैं। मैंने कहा देख ये इसी प्लेन में होगा, ऊपर से अपन देख रहे हैं, मुझे दिखाई यही पड़ेगा। आपने कहा इन B1 B2 का रिजल्टेंट दो पॉसिबल है भाई, आपने बोला किधर एक इधर, तो मैंने कहा देखो दो होगा, एक इस वायर के परपेंडिकुलर हो सकता है और एक इस वायर के अलोंग हो सकता है, अलोंग आगे पीछे कहीं पे भी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यही दो फील्ड बनेंगी जो इस वायर पे आ रही होगी, उसके दो का मतलब इन दो का रिजल्टेंट जो होगा B1 B2 का, वो एक इसके परपेंडिकुलर बनेगा वायर का, एक इसके अलोंग ही बन सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी। आपने कहा यस बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जो परपेंडिकुलर है और करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो सोचना इसके कारण फोर्स तो निपट गया, आपने कहा जीरो। मैंने कहा जो परपेंडिकुलर होगा उसके कारण फोर्स बाहर की तरफ बनेगा, सोच के देखना जरा, बाहर का मतलब मैंने कहा फोर्स इस पर आएगा, और इस पर फोर्स अगर इस पर सोचूंगा नीचे की तरफ, इस पर नीचे आ जाएगी। जरा इस पॉइंट को नजर डालो, इसको समझो, ऐसा फोर्स। तो अगर मैं बीसी देखूं या सी डीए देखूं, दोनों के ही केस में जो फोर्स निकल के आएगा, ऐसे सोचो बाहर थप्पड़ ऊपर की तरफ, तो हम टॉप व्यू देख रहे थे तो इसको ऐसे देखेगा ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बीसी एंड डीए इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा, इसको नीचे खींचूंगा, तो ये इसके और घूमेगा तो नहीं ना, तो इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस ओवर द टॉर्क इज जीरो। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। आयन पेचो क्वेश्चन का एक सिंगल खत्म, पिक्चर क्लोज, इतना ही करना था। क्या करना था, आपने कहा सर सिंपल सी बात यही थी, द फोर्स एक्टिंग ऑन DA and BC are parallel to axis of rotation. Thus, torque is zero due to those forces. उनके कहा टॉर्क जीरो हो जाएगा, आपने कहा बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहला आपने कहा टॉर्क ही खत्म हो गया, मतलब लफड़ा एक तो खत्म हो चुका। अब आपने कहा सेकंड पे आओ, सेकंड कह रहा भाई अब ए बी एनालाइज करो, सी डी एनालाइज करो। आपने कहा ए बी सी डी सिमेट्रिकल है,
साथ वाले के पास है, अपोजिट से दूर है, ये वाला भी इसका है। तो जितना इस पर जो फिनोमेना बनेगा वही फिनोमेना इस पे बनेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट बन सकती। तो आपने कहा कि सर अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग सोचूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये एक सर्कल में ये कहीं बन रहे होंगे, ए बी वाला थोड़ा दूर बन जाएगा। आपने कहा मतलब मैं कैसे बनाऊं, इस डायग्राम कैसे बनाऊं, मैंने कहा सोचो इस डायग्राम को हम ऐसे सोच सकते हैं क्या? डायग्राम बनाना सीखना है, बस डायग्राम। आपने कहा देखो डायग्राम अगर अपन सोचें तो मेरे पास एक ये बन रहा है, और डायग्राम अगर आपने सीख लिया तो कस काम खत्म। ये यहां से डॉट बाहर आ रहा है, यहां से क्रॉस। अब 3D को अगर आपको समझना है तो आपने कहा देखो सर मुझे बी ए बी के बारे में बात करनी है। तो आपने कहा देखो सर एक तो यहां रहेगा जिसमें करंट एक से बाहर की तरफ आ रही है, और एक इधर की तरफ रहेगा जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है। थोड़ा भावनाओं को समझ लो पहले, देखो यहां पर बी वाला पॉइंट है, अंदर ए वाला पॉइंट है, यहां पर सी वाला पॉइंट है, अंदर डी वाला पॉइंट है। तो करंट ऐसे निकल के आई, बीसी में गई, अंदर घुसी, फिर ऐसे बाहर आ गई। तो ये आपने उसका प्रोजेक्शन दिखा दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये दूरी यहां से R1 है, ये दूरी यहां से मान लेते हैं R2 है, ये आपका बीसी वाला प्लेन बन गया। आपने कहा बन गया। इसका ये प्लेन ऑफ वायर है, ये प्लेन ऑफ लूप हो गया। इनके बीच का एंगल हमको कितना दे दिया गया? फाई। यही तो एंगल हमको फाई दिया गया बेटा, ध्यान से देखो। तो आपने इस एंगल को फाई बना लिया। ये टोटल दूरी यहां से 2a दी गई है, और ये मिड पे रखा था, तो ये दूरी आधी आधी कर देता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वाली a बन गई और ये वाली भी a बन गई। ये लंबाई 2b है तो ये b बन गई, और ये वाली भी b बन गई। देखो जरा ध्यान से नजरें, 2b और 2a। इनकी लंबाई AB की लंबाई d है और इसकी लंबाई भी d है। अब जरा इसको बिल्कुल ध्यान से इस डायग्राम को पहले समझ लो एक बार, क्योंकि यही डायग्राम है जो अपने को समझना है और जिसके थ्रू काम होना है। अब देखो बेटा, अगर आप देखो, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लिया तो अब इस बात को भी समझना बड़ा आसान हो गया कि देखो बेटा, ये दो सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट। तो इस वाले वायर पे दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक ये और एक ये। तो ये वायर नंबर 1 लगाएगा, एक वायर नंबर 2 लगाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जब दो करंट कैरिंग वायर, अगर करंट दोनों में सेम दिशा में जा रही है, तो हमको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अगर अपोजिट दिशा में होती है तो रिपल्सिव फोर्स आ जाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर हम यहां पर बात करें तो इस पर एक फोर्स निकल कर आएगा जो इधर की तरफ होगा। सोचना जरा ध्यान से, इसकी तरफ। और एक फोर्स यहां से इस लाइन के अलॉन्ग बनेगा, ऐसा। लेट अस सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं F1, इसको नाम दे देता हूं F2। तो F1 क्या फोर्स हो गया? आपने कहा म्यू नॉट आई इंटू, यहां पर जो करंट जा रही है इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, अपॉन 2 पाई। अगर ये दूरी R1 है तो 2 पाई R1। अगर हम यहां पर देखें तो आई और इसकी डेप्थ डी थी, तो ये डी आ जाएगा। F2 कितना आ जाएगा? आप बोल सकते हैं म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई इंटू डी अपॉन 2 पाई R2। इन द वेरी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, इन द वेरी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, एक फोर्स पर ऐसे लगेगा, यही सेम फोर्स लगने वाला है। और एक फोर्स इस पर अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, जो ऐसे लगेगा, ऐसे बना दो। अगेन यहां पर ये वाला फोर्स F2 जो इसके करस्पॉन्ड, अगर ये दूरी यहां से R1 है तो बाई सिमेट्री आई कैन से दिस शुड बी, दिस शुड आल्सो बी R1 एंड दिस शुड आल्सो बी R2। तो दोनों पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस निकल के आएंगे। ये बात समझ में आती है? तो मैं एक पर एनालाइज करता हूं और जस्ट डबलिंग की बात कर लेंगे। तो आपने कहा इस वाले पर फोर्स, इसका टॉर्क कुछ लगेगा। अब अपना मेन अड्डा है क्या? फोर्स किस पे लगना है? मैंने कहा देखो भैया ये है मेन बवाल। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। असली गेम तो, असली टॉर्क तो इस पे लगेगा ना भाई। दिस इज द मेन।
भाई यही अपना, यही नीचे तक अपना वो बना हुआ है एल्बम, मतलब एल्बम कह रहा हूं, मतलब रेक्टेंगल, राइट। तो इसी पे तो टॉर्क लगना है। तो आपने कहा देखो सर ये फोर्स, अब ये एंगल तो मुझे नहीं पता, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस वन, क्योंकि इन फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही तो टॉर्क के लिए जिम्मेदार है। तो आपने कहा सर अब मुझे एंगल्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या एंगल कैसे कैसे बनेंगे, और उसके हिसाब से मैं कुछ बातें समझ पाऊंगा या समझा सकते हैं। आपने कहा सर चलो देखते हैं। मैंने कहा अगर ये एंगल फाई है तो मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि ये एंगल यहां पे थीटा वन होगा। अगर ये एंगल यहां पे थीटा वन है और ये एंगल यहां पे थीटा टू है, तो बाय डिफॉल्ट हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये वाला एंगल थीटा वन रहेगा और ये वाला एंगल थीटा टू रहेगा। बहुत बढ़िया। अब मैं F1 और F2 दोनों के टॉर्क की बात करता हूं। तो अगर ये थीटा वन है, ये फाई है, तो ये एंगल कितना बन गया? आपने कहा पाई माइनस थीटा वन माइनस फाई। तो इस वाले F1 का जो परपेंडिकुलर एंगल बनेगा हम उसी की तो बात कर पाएंगे। ध्यान सुनने को, कि हमें अल्टीमेटली इस लाइन का परपेंडिकुलर, तो ध्यान से सुनना, मैं इसकी बात कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये यहां लाइन ले आते हैं, इस लाइन पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इट समथिंग लाइक दिस वन, एंड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे तो ये एंगल पता है, दैट इज पाई माइनस थीटा वन माइनस फाइव। तो मुझे इसका परपेंडिकुलर जो भी होगा वही तो चाहिए। तो मुझे फंडामेंटली साइन कंपोनेंट चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो मुझे लेना देना है नहीं, अपने आप वो कंपोनेंट चेंज कर लेगा। तो मैंने कहा इसका जब F1 की बात करें तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वन माइनस फाइव वन। मैंने फाइव वन, फाइव तो है। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा बेटा अब सेकंड को सोचो। सेकंड के लिए कहानी क्या बन गई? आपने कहा सेकंड के लिए फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है इधर की तरफ। अब ये फोर्स कैसे? आपने कहा ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। तो मैंने कहा इसका भी तो एंगल चाहिए होगा। आपने कहा हाँ इसका भी एंगल चाहिए होगा। अब ये एंगल कितना है? आपने कहा सर इसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं निकाल पाऊंगा कि इनके बीच का ये एंगल क्या है। तो अब मेरे पास ये वाला फोर्स अगर मैं F2 बोलता तो F2 का टॉर्क कितना लगता? तो आपने कहा देखो सर F2 की बात करें तो ये वाला एंगल मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला एंगल सोचूं तो क्या बन गया? ये थीटा टू है दोस्त। तो ये वाला एंगल कितना? आपने कहा ये वाला हो जाएगा पाई माइनस फाइव। तो ये एंगल कितना बन गया? आपने कहा पाई माइनस फाइव, तो फाइव प्लस हो जाएगा माइनस का थीटा टू। तो ये वाला एंगल जो बनेगा दोस्त, इसको जरा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा फाइव माइनस थीटा टू, है ना। एंगल को समझ लेना, दिस इज पाई, पाई माइनस थीटा टू, माई मिस्टेक। अब अपनी कहानी सेट होगी। तो F2 का अगेन साइन कंपोनेंट देखना पड़ेगा, F2 साइन ऑफ पाई माइनस थीटा टू। तो अगर मैं इस पर टॉर्क देखता और दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो F1 F2 का टॉर्क इधर आएगा वही F1 F2 का टॉर्क इधर की तरफ भी जाएगा। और दोनों के इन्हीं टॉर्क को तो अपन को करना है। तो नेट टॉर्क कितना लग गया? जरा मैं यहां लिखूं तो जरा ध्यान से देखना। तो टॉर्क ड्यू टू F1, तो आप लिखा F1 साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वन माइनस फाइव, तो आपने लिखा इसको सीधे से लिख सकते हैं थीटा वन प्लस फाइव इंटू टू बी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो टू बी है ना, इसका भी दोनों का ऐड हो जाएगा दोनों पे। और टॉर्क ऑफ F2 कितना आ जाएगा? आपने कहा F2 इंटू साइन ऑफ, अब यहां पर एंगल कितना? आपने कहा फाइव माइनस थीटा टू इंटू टू बी। अच्छा अगर देखा जाए क्या दोनों का सेंस सेम रहेगा या अपोजिट रहेगा? तो आपने कहा सर देखो दोनों को मैंने सेम सेंस पे लिया, दोनों का एंगल हमने सेम सेंस में लिया, इसका मतलब दोनों का एंगल जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का टॉर्क भी सेम आ रहा है। तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा वो इन दोनों का समीशन हो जाएगा। तो अब अपने पास कोई खास बड़ा चैलेंज तो बचा नहीं, ये अपने पास कहानी क्लियर है। म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई इंटू डी अपॉन टू पाई, एक केस में R1 आ गया, इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू बी, प्लस ये भी यही आ गया। अब जरा ध्यान से बेटा देखना, नजरें ऊपर, इन दी एयर कर दो जरा इनको, जरा साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा टू, और यहां पे एक टू भी आ गया, है ना। अब आपने कहा कि देखो सर मुझे सब कुछ पता है, वेरिएबिलिटी R1 के साथ है, थीटा वन के साथ है, थीटा टू के साथ और R2 के साथ है। मैंने कहा एक काम करो, सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा इसको घूरते हैं जरा एक बार। तो अगर जरा अंदर से सब कुछ बाहर आ गया, जरा मुझे बताना क्या क्या बाहर आ गया। म्यू नॉट बाहर आ गया, देखो टू पाई बाहर आ गया, देखो रहना पीछे वाला सब देख के, आई स्मॉल आई और डी, अभी मैंने आई स्मॉल आई इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई टू बी, ये भी बाहर आ गया।
आपने कहा ये सब बार अंदर बन गया साइन ऑफ θ1 + φ अपॉन R1 प्लस साइन ऑफ φ माइनस θ2 अपॉन R2। अब आपने कहा कि सर इसको कैसे रिलेट करें, मैंने कहा भैया अब आ गया है गेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इतना आसान कहानी तो नहीं है, थोड़ी सी तो है कहानी में डिफिकल्टी बच्चे। तो अगर अब मैं यहाँ एंगल रिलेशंस की बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि मेरे दोस्त इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां पर अपने पास आउटवर्ड करंट आई था, यहां पर अपने पास इनवर्ड करंट आई था, और इस पे अपने पास एक BC पे करंट फ्लो कर रहा था। ये AB वाली ब्रांच हो गई, ये अपनी CD की ब्रांच हो गई, ऐसे बोल सकते हैं, C से D नीचे की तरफ जाते हुए। हमने बेटा अब मुझे रिलेट करना है, तो मुझे क्या क्या चीजें नोन है? आपने कहा मुझे ये B नोन है, मुझे ये A नोन है, मुझे ये फाई नोन है, मुझे ये θ2 नहीं पता है, मुझे ये θ1 नहीं पता। सॉरी, θ1 इधर दिया था ना, माय मिस्टेक। ये θ1 इधर लिखा था, θ2 इधर लिखा था, है ना? तो अभी तो R2 R1 आया था ना, हाँ ठीक। अब ध्यान से देखो, तो आपने कहा सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो बेटा, अब मुझे अगर मैं समझूं तो मेरे पास ये एंगल की बात तो करनी। तो अगर मैं आपसे बोलूं, तो अगर मैं फ्रंट एंगल को किसी तरीके से लोकेट कर सकूं, किसी तरीके से समझ सकूं, तो ये दूरी मैंने R1 बनाई। अगर मैं इस ट्राइंगल में सोचें तो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं OA, और सेंटर वाला पॉइंट अपना मान लेते हैं कि ये X है, ये Y है, और ये अपना, तो ट्राइंगल अगर हम बात करें XAY, तो आप देखोगे यहां पर अपने पास बन गया साइन फाई अपॉन R1, इट शुड बी इक्वल टू साइन। अब बेटा ये एंगल क्या बन गया? पाई। बेटा ये एंगल था ना पाई माइनस θ1 माइनस फाइव, पाई माइनस θ1 माइनस फाइव अपॉन R2। अब यही दो तो बन गए। अगर हम यहीं पर बात कर रहे हैं, अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर यहां से अगर मैं R1 R2 क्या बन गया? आपने कहा R2 की वैल्यू तो A हो जाएगी। तो अगर मैं इस फैक्टर की बात करता तो मैं लिख सकता था साइन ऑफ θ1 प्लस फाइव, इट इज नथिंग बट A साइन फाइव अपॉन R1। बहुत बढ़िया यार, इसी तरीके से इसका और बता दो। मैंने कहा इसका देखना है तो इस वाले ट्राइंगल पे घूमो। अगर इस वाले ट्राइंगल पे घूमेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू R2 के टर्म्स में आएगी। तो आप बोलेंगे सर यहां पर देखता हूं, तो मैं लिखता साइन ऑफ पाई माइनस फाइव अपॉन R2, इट शुड बी इक्वल टू, अगेन ये यही वाला ट्राइंगल बनता, दैट इज अगेन साइन ऑफ पाई माइनस θ2 अपॉन, इसका अपोजिट अगेन A बन जाता, दिस इज अगेन ए। तो आप यहां से बोल सकते थे साइन ऑफ फाइव माइनस θ2, इट इज नथिंग बट A टाइम्स ऑफ साइन फाइव, पाई माइनस फाइव इज अगेन फाइव अपॉन R2। फ्रॉम हियर वी कैन पुट द वैल्यूज। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई इंटू डी इंटू 2b अपॉन में आ गया 2 पाई, और इन सभी में मैंने ए साइन, तो नीचे ए साइन फाइव तो सबसे कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर ए साइन फाइव सबसे कॉमन आ गया, अंदर बन गया 1/R1² प्लस 1/R2²। अब बस मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई, जो है R1 R2 को डिफाइन करना, जिसके टर्म्स में हम पूरा का पूरा ये सेगमेंट डिफाइन कर सकते हैं। R1 डिफाइन करना चाहते हैं, मुझे इसकी दो साइड लेंथ पता है और एक एंगल पता है, तो आई कैन वेरी सिंपल डिफाइन दैट R1 इज नथिंग बट A² प्लस B², ट्राइंगल का कोसाइन फॉर्मूला बन जाएगा ना बेटा यहाँ पे, और कॉस फाइव अपॉन AB, है ना? तो क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे जाके बेटा? AB, तो AB कॉस फाइव माइनस AB कॉस फाइव, कॉस साई सॉरी, है ना? तो ये एक इस ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, एक नेक्स्ट ट्राइंगल में लगाएंगे, और वैल्यूज को निकालो, जल्दी करो बेटा। कोसाइन फॉर्मूला यहाँ नीचे 2AB आएगा ना बेटा, 2AB ये बन जाएगा, है ना? R1² की बात करेंगे कॉस फाइव, और वहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस फाइव, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी A² प्लस B² प्लस 2
ए बी कॉस फाइव, क्योंकि कॉस पाई माइनस फाइव मतलब माइनस का कॉस फाइव प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और कंप्लीट एक्सप्रेशन विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ फाइव। सो दिस इज अगेन द वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम जहां के थ्रू आपने चीजों को देखा। टॉर्क मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन को सिंपली डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा बस चैलेंज और है, बट ठीक है, यहां तक अगर आपने कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं कुछ और अमेजिंग प्रॉब्लम लेकर आया था, बट क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं उन प्रॉब्लम्स पर आज नहीं जा पा रहा हूं। बट यस, यू शुड सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टॉर्क एम क्रॉस वी का टॉर्क इधर के फोर्स से बैलेंस करना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना चाहिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन एक अच्छा है जिसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टॉर्क का क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। फ्रेमिंग अच्छी क्वेश्चन की रहती है। ये कौन सा फैक्टर कहां से पहले उठेगा, तो यू शुड सॉल्व एंड गिव द आंसर। आंसर इज ए बी एंड सी। तो ए बी सी इसके आंसर है, आप लोग प्लीज मार्क करके करें। और ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो थोड़ी सी जो हमने आपको बताई हैं आप उनको अच्छे से देख लेंगे। और रिवीजन के अंदर एक कंसेप्ट ऑफ प्रिसिएशन के साथ एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी बनता है। दिस सिंपली जैसे आपका लट्टू घूमता है तो लट्टू में जो mg का टॉर्क होता है, याद करें, तो लट्टू का ओमेगा इस mg के टॉर्क के थ्रू बैलेंस हो रहा होता है, राइट, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रिसिएशन। जहां पर हम बात कर रहे होते हैं कि इस लट्टू का जो L, इसके एंगुलर मोमेंटम के दो वैल्यूज बन जाएंगे, जिसको हम एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे होते हैं। तो एल ऑर्बिट और एल स्पिनिंग, तो ये जो एल स्पिन करता है, इस स्पिन का एक कंपोनेंट लगातार चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर दिस एंगल गिवन एज थीटा, तो एल कॉस थीटा, और यहां से अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो टॉर्क ऑफ mg जो हो जाता है दैट इज एल कॉस थीटा इनटू ओमेगा नॉट, है ना। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो उसके वेक्टर की रोटेशन पे डिपेंडेंट हो जाती है। उम्मीद करें आप लोगों ने देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो एडवांस लेक्चर्स में देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएंगे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स कर। ठीक है, चलो, ओके, सो थैंक यू गाइज। होमवर्क जरूर करते रहें, डू सॉल्व योर डीबीपीज और टॉपर बनते रहें। चैलेंज आए तो बताते रहें। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।